हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग इंडिया अकेडमी। आज हम करेंगे सेल बायोलॉजी का ही सेल जो हमारा टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल होता क्या है, सेल के टाइप्स देखे थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा देखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में देखा था, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी देखा था और आज हम सेल ऑर्गेनेलीज ही कंटिन्यू करेंगे। हमारी अगली सेल ऑर्गेनेली का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक ही झिल्ली है, उसके बाहर एक ही मेम्ब्रेन है। जैसे हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, इस सब के बाहर दो दो मेम्ब्रेन थी, पर लाइसोसोम के बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है। अब इस लाइसोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब इसका काम क्या है? लाइसोसोम बिल्कुल वैसी ऑर्गेनेली है जैसे जिसको बहुत शौक होता है खाने का, तो लाइसोसोम क्या करती है, सबको पकड़ के खा ही जाती है। मतलब सपोज करो ये सेल है, ये न्यूक्लियस के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, यहाँ गोल्गी, यहाँ लाइसोसोम। सपोज करो ये लाइसोसोम था, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हम ह्यूमंस की भी कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे 60-70 इसके अराउंड है। तो क्या है, उसके बाद मानते हैं कि एक इंसान आमतौर पर इतने साल ही जिंदा रहता है। वैसे ही जो हमारे सेल्स हैं उनकी भी कुछ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। हमारी जो सेल्स हैं ये भी कुछ कुछ दिन बाद शेड ऑफ होते रहते हैं। तो सपोज करो ये एक सेल है, जैसे सेल की लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ है, वैसे ही सेल की भी एक लाइफ होती है, वैसे ही सेल ऑर्गेनेलीज की भी एक लाइफ स्पैन होती है। तो वैसे ही सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम के बाद बूढ़ा हो गया या डैमेज हो गया, इसको रिपेयर चाहिए। इस केस में जो इसके पास लाइसोसोम है वो क्या करेगा, वो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स से इस माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा और खत्म कर देगा। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी पकड़ के खा सकते हैं। फायदा है कि मेरे सेल में कुछ डेड हो रहा है तो उसको पकड़ के खा लिया। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं और वो पीएच होता है एसिडिक पीएच। ये जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर कुछ चीजें हैं, एंजाइम्स हैं जो पकड़ के खा जाते हैं, और ये एंजाइम्स एक पीएच पे काम करते हैं जो पीएच है एसिडिक पीएच। अब मैं बात करूं और लाइसोसोम की, तो मुझे ये बताओ, सेल के अंदर ही लाइसोसोम था, ठीक है, उसने अपने ही सेल के जो सेल था उसी के माइटोकॉन्ड्रिया को खा के खत्म कर दिया, किल कर दिया। अगर हम अपने ही एक पार्ट को खा जाएं, जैसे सेल के ही तो पार्ट हैं सर, अपने ही एक पार्ट को खत्म कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो उसको सुसाइड कहते हैं ना। अगर हम अपने आप को ही मार दें, तो अगर एक सेल है, ठीक है, और क्या है, इसमें इतनी क्षमता है, इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि ये पूरे के पूरे सेल को खत्म कर सकता है। तो अपने आप को खत्म करना क्या कहलाता है? सुसाइड कहलाती है। तो इसीलिए लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग्स। ऐसा क्यों? इसमें इतनी शक्ति है कि पूरे के पूरे सेल को खत्म कर सकती है, मार सकती है, और खुद भी तो ये सेल में ही है। तो क्या हुआ, अगर अपने आप को खत्म कर दे, इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड कहते हैं। तो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, और वो क्या करते हैं? सेल को खत्म कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनेली ओल्ड हो रही है, डैमेज हो रही है, उसको खत्म कर सकते हैं। बाहर से कोई सपोज करो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब आ रहे हैं तो उनपे भी अटैक कर सकती है, उनको भी मार सकती है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या हो गया? सुसाइडल बैग हो गया। अब मैं कह रही हूँ खा सकते हैं, मार सकती है, मार सकती है तो नाम रख दिया सुसाइडल बैग। खा भी सकती है ना, खा के मार दिया उसको। माइटोकॉन्ड्रिया बूढ़ी हो रही थी, उसको खा के खत्म कर दिया, मार दिया। तो
तो इसीलिए सुसाइडल बैग के साथ साथ इसका एक और नाम है डाइजेस्टिव बैग्स, क्योंकि ये डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में एक और बार 1 मिनट में क्विक समरी करते हैं। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक केज पे काम करती है। ये क्या करती है, कोई भी ऑर्गेनेली ओल्ड या डैमेज हो या कोई वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह हमारे अंदर अटैक कर दे, उनको खत्म कर देती है। इसका दूसरा नाम सुसाइडल बैग है और एक और नाम है डाइजेस्टिव बैग्स। ठीक है, यहां पे हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। अगले ऑर्गेनेली की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनेली है वैक्यूल। जो वैक्यूल है ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है, राजधानी एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी। पर डिफरेंस कहां आता है, ये जो वैक्यूल नाम की ऑर्गेनेली है ना, ये प्लांट में तो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, पर वही एनिमल्स में इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वैक्यूल को मैं न्यूक्लियस के साथ, जब न्यूक्लियस आएगा थोड़ा कनेक्ट करूंगी। देखो, प्लांट्स में वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं, एनिमल्स में ये वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो हम मेन जब हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ प्लांट में वैक्यूल क्या क्या कर रहा है, क्योंकि प्लांट में ना बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल प्लांट में 50 to 90% ऑफ द स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मतलब सपोज करो इतना बड़ा एक प्लांट सेल था, उसका 50% यानी कि आधा से लेकर 90%, सपोज करो ये प्लांट सेल है, उसमें इतना बड़ा वैक्यूल भी हो सकता है। इतना प्लांट सेल, उसमें अकेला इतना बड़ा भी वैक्यूल हो सकता है। अब वैक्यूल के जो काम है वो क्या क्या है, इसका फंक्शन क्या है वैक्यूल का? इसके फंक्शंस हैं, ये स्टोर करता है 3 चीजें, 3 चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जो इतनी बड़ी चीज है ये अपने अंदर चीजों को स्टोर करके रखता है। किन चीजों को? ये वाटर को स्टोर कर सकता है, ये फूड को स्टोर कर सकता है और ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रख सकता है। तो ये काम है वैक्यूल के। दोबारा बात करते हैं वैक्यूल या राजधानी की। इसका जो साइज है प्लांट्स में बड़ा होता है, एनिमल्स में छोटा होता है। अब ये जो है प्लांट में 50 to 90% ऑफ द स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकता है। 3 काम है इसके मेनली, ये पानी, खाना और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखता है। अगली ऑर्गेनेली की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सेंट्रोजोम। जो सेंट्रोजोम है ना, इसका एक ही मेन काम है, ये एक ही काम करता है। क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में। अब देखो, अगर मैं बात करूं ना सेल डिवीजन की, अगर मैं बात करूं सेल डिवीजन की, बायो में ना डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही बात हो जाती है सेल में। मतलब अगर एक सेल टूट के 2 सेल बना रहा है, इसको सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, इसको सेल मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। अब ये एक सेल अगर 2 सेल बना रहा है, ये एक सेल था, इसने 2 सेल बनाए, इस बेसिस पर कि सेल जो है वो डिवाइड करके कितने सेल बना रहा है, इस बेसिस पर सेल 2 टाइप का होता है। सेंट्रोजोम जो है उसका एक ही मेन काम होता है, वो क्या करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनाना। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनाना, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, इसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब क्या है सेल डिवीजन जो है, ये 2 टाइप्स का हो सकता है। एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। अब दोनों में फर्क देखते हैं, माइटोसिस में और मियोसिस में। मैंने कहा सेल डिवीजन यानी एक सेल से 2 सेल बनाना, उससे आगे 4 बनेंगे। ठीक है, आगे आगे सेल डिवाइड होने का प्रोसेस। अब ये 2 तरीके की हो सकती है सेल डिवीजन, या तो ये कहलाएगी माइटोसिस या ये कहलाएगी मियोसिस। अगर एक जो सेल है वो 2 सेल बनाता है, एक सेल है वो कितने सेल बना पा रहा है? 2। तो इस टाइप के डिवीजन को, इस टाइप की सेल डिवीजन को बोलेंगे माइटोसिस। पर अगर यही एक सेल जो है 2 बनाए, 4 बनाए, फाइनल में 4 सेल बन रहे हैं। अगर एक सेल है स्टार्टिंग में और एंडिंग में बन रहे हैं 4 सेल, तो इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस।
ठीक है। अगर एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, इसको बोल देते हैं माइटोसिस। अगर एक सेल से 4 सेल बन रहे हैं, उसको बोल देते हैं मियोसिस। अब अगर मैं पूछूं एक सेल से 2 सेल बनाने में सेल कितनी बार डिवाइड हुआ होगा, तो एक सेल था, जो एक सेल था वो आगे जाके 2 सेल बना रहा है। एक सेल था वो आगे जाके कितने सेल बना रहा है, वो 2 सेल बना रहा है आगे जाके। तो क्या होगा, एक ही बार डिवीजन होगी। नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, सिर्फ एक ही बार क्या हुआ, एक सेल ने एक बार डिवाइड करा और 2 सेल बना दिए। पर वहीं अगर मैं मियोसिस की बात करूंगी, यहां पे नंबर ऑफ डिविजन्स देखते हैं कितने हैं। एक सेल था, उसने एक बार डिवाइड करा तो 2 सेल बने। 2 सेल थे, दूसरी बार डिवाइड हुआ तब जाके 4 सेल बने हैं। तो नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पे कितनी होंगी, 2। दोबारा देखते हैं। माइटोसिस एक ऐसे सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल 2 सेल बना रही है। मियोसिस एक ऐसे सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल जो है वो एट द एंड 4 सेल बना रही है। अब इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स एक ही हुए, इसमें 2 हुए। एक क्या आता है थर्ड पॉइंट कि नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड एट द एंड, कितने सेल बने, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बने 2। किसमें, माइटोसिस में। पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सेल्स कितने बने मियोसिस में, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है। अब माइटोसिस होती कहां है, मियोसिस होती कहां है। माइटोसिस जो है ये पूरी बॉडी के सेल्स में हो रही है। बॉडी के सेल्स मतलब बॉडी सेल्स का दूसरा नाम भी है एक सोमैटिक सेल्स। जैसे होता है ना, आपका स्कूल में नाम कुछ और है, घर में कुछ और है, तो बॉडी सेल्स का भी एक दूसरा नाम भी है, क्या, सोमैटिक सेल्स। अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो ये सिर्फ गैमीट्स में होती है। गैमीट्स मतलब जर्म सेल्स, गैमीट्स को जर्म सेल्स भी बोलते हैं, और जर्म सेल्स। ठीक है। अब अगर कोई पूछे, कुछ ना वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशंस मतलब बदलाव। एक चीज यहां बस ध्यान रखनी है कि माइटोसिस पे कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई बदलाव नहीं आते, पर मियोसिस में वेरिएशन यानी बदलाव आ जाते हैं। जब सेल्स डिवाइड करते हैं ना, उनके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह कुछ बदलाव हो जाती है। इसको बस इतना ही करना, ज्यादा डीप में नहीं करना कि बदलाव कैसे आया। अब सेल डिवीजन हो गया, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होता है, देखो हमारा जो सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस में होता है डीएनए। ठीक है। डीएनए कहां पे होता है, हमारे न्यूक्लियस में। और अगर ये डीएनए प्रोटीन के साथ मिल जाए तो आगे जाकर ये बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। तो क्रोमोसोम भी कहां हुए, न्यूक्लियस में ही। न्यूक्लियस के अंदर सपोज करो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीएनए था। एक टाइम बाद डीएनए जो है वो क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड होके ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अगर कोई पूछे क्रोमोसोम दिखता कैसे है, तो ABCD जब पढ़ते हैं, XYZ में जो X आता है, दिख रहा है ना क्रोमोसोम X की तरह। ठीक है। तो क्रोमोसोम की शेप क्या है, क्रोमोसोम इज X शेप्ड। अब हम और देखते हैं आगे। अगर मैं क्रोमोसोम्स की ही बात कर रही हूं ना, तो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इंसानों में, इन ह्यूमंस। इंसानों में, ह्यूमंस में, हम सब में कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप सॉक्स पेयर में डालते हो, शूज पेयर में डालते हो, तो क्रोमोसोम्स भी पेयर में है। तो अगर आप एक शूज का पेयर डाल रहे हो, मतलब 2 शूज डाल रहे हो ना, तो वैसे ही 23 पेयर मतलब 23 इंटू 2, हमारे पास टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये एक, ये दूसरा, और मिलाकर ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। ठीक है। तो ये क्या है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे ही ये हो गया सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे ही टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे में है। पर देखने वाली बात यह है कि जो क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर हैं, इनमें से 22 पेयर तो जो है वो सभी में होते हैं सेम, और एक पेयर होता है अलग। मतलब
23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर तो सेम होंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पर एक पेयर अलग होगा लड़कों में और लड़कियों में अलग होगा। ये वही है जो लड़कों को लड़कियों से अलग कर रहा है, लड़कियों को लड़कों से अलग कर रहा है। मतलब ऐसे 23 पेयर टोटल हैं, 22 तो सब में सेम है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। एक पेयर जो क्रोमोसोम का है, सपोज करो इसका नाम हमने रख दिया X, इसका नाम हमने रख दिया Y। अगर आखिरी वाला क्रोमोसोम X, आखिरी वाला क्रोमोसोम का पेयर X और Y है, तो ये आगे जाके लड़का बनेगा। बट वही अगर हमारा 23rd पेयर X और X है, तो ये एक गर्ल की फॉर्मेशन होगी। समझ आई? वन पेयर जो है ये डिफरेंट होता है। अगर ये वन पेयर XY है तो लड़का है, मतलब अगर XX है तो लड़की है। दोबारा बात करते हैं एक बार शॉर्ट में। क्रोमोसोम क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है। जो क्रोमोसोम है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर में से 22 तो सब में सेम है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पर एक पेयर अलग है। लड़के में अलग है, लड़के में है X और Y, लड़की में अलग है X और X, तो पेयर तो अलग हो गया ना। पेयर में तो हम दोनों को काउंट करेंगे, हमने ये नहीं देखना कि X तो कॉमन है, नहीं, हमने पेयर की बात करी, इसमें XY है, इसमें XX है, तो पेयर अलग हो गया। तो लास्ट पेयर क्या है? अलग होता है। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स हो गया। आगे हम अगली सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है न्यूक्लियस, उसको डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नाम नाभिक भी होता है, उसको केंद्रक भी बोल देते हैं। अब न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी ऐसे दो मेम्ब्रेन्स हैं इसके पास। ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन। अब आप देखोगे कि दो मेम्ब्रेन ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे नहीं है, दो मेम्ब्रेन ऐसे नहीं है। क्या है? बीच में थोड़ा गैप है, थोड़ा सा स्पेस है। दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बीच में यहां एक स्पेस है। इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, समझ आई? एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर, दोनों के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यहां इन वाले बीच में। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर मेरा जो डीएनए है वो ऐसे पड़ा हुआ है धागे की फॉर्म में। जैसे धागे होते हैं ना, वैसे पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। और इसका नाम जब ऐसे धागे की तरह अंदर पड़ा होता है, इसका नाम तब होता है, डीएनए का नाम होता है तब क्रोमैटिन। जब डीएनए ऐसे धागे की फॉर्म में पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, इसको बोल देते हैं क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक इंपॉर्टेंट सी चीज होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? न्यूक्लियस के अंदर हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब कहां बनाऊं? ये न्यूक्लियस है, यहां पे बनेगा आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? जो न्यूक्लियोलस है ये बनाता है आरआरएनए। आरआरएनए देखो क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और वो क्या करता है? वो आरआरएनए बनाता है। अभी आरआरएनए वगैरह क्या है, जब हम डीएनए आरएनए ये पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोलस है और वो बना रहा है आरआरएनए। ये न्यूक्लियस का पता चल गया। अब जैसे मेरी पूरी बॉडी को एक ऑर्गन कंट्रोल करके रख रहा है, मेरी पूरी बॉडी को एक ऑर्गन कंट्रोल करके रख रहा है, उस ऑर्गन का नाम क्या है? ब्रेन। वैसे ही पूरे सेल को एक ऑर्गेनेली कंट्रोल करके रख रही है और उस ऑर्गेनेली का नाम है न्यूक्लियस। देखो, पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करके रखता है, वैसे ही पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। तो क्या न्यूक्लियस को मैं ब्रेन ऑफ द सेल बोल सकती हूं?
क्योंकि ब्रेन ऑफ द बॉडी तो वो ब्रेन है, पर ब्रेन की तरह सेल में न्यूक्लियस काम कर रहा है, तो मैं न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम बोल सकती हूं, क्या? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में समझ आया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर इनर, बीच में कुछ स्पेसेस हैं, इनका नाम है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है जो आरआरएनए बनाता है। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का दूसरा नाम ब्रेन ऑफ द सेल हो गया। अब हमारे आते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं सेल के, इवन जो सेल डिवीजन है उसको भी हमने शॉर्ट में कर लिया है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन को। अब क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की? तो ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी एंटन वन ल्यूवेनहॉक, सी चार्ल्स डार्विन या डी ग्रेगोर मेंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? 1665 में सेल या कोशिका की खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी, पर वो सेल डेड था। अगर क्वेश्चन आता कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तब आंसर होता एंटन वन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। इसके बाद एक चार्ल्स डार्विन है, इनका काम इवोल्यूशन में है, इन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। इसके बाद एक नाम आया ग्रेगोर मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। जेनेटिक्स वो साइंस होती है जब हम पढ़ते हैं कि पेरेंट से बच्चे में चीजें कैसे जा रही हैं, क्या जा रही है, ये सब जब हम पढ़ते हैं उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ग्रेगोर मेंडल ने पी पे यानी मटर पे काम किया था और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनेली है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? इसका आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो राइबोसोम है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल बैग है, डाइजेस्टिव बैग है, ठीक है, बहुत खाना पीना पसंद है इसको। न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। और पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? इनमें से कौन सी चीजें प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है बट एनिमल सेल्स में नहीं है? प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल्स। ऑप्शंस है ए सेल वॉल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम या डी साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सपोज करो कि ये जो है ये प्लांट का सेल है, ये प्लांट का सेल है, इस पे एक मेम्ब्रेन तो है ही, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है और इसका नाम है सेल वॉल। पर सपोज करो ये एनिमल सेल है, तो इसमें एक ही मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सेल वॉल, कोई सेकेंड लेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। कुछ और डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट सेल में हमें सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स में एब्सेंट है। एक और चीज होती है क्लोरोप्लास्ट, जिसको किचन ऑफ द सेल भी बोला गया है, प्लांट सेल, तो वो प्रेजेंट है प्लांट में और एब्सेंट है एनिमल सेल में। एक और डिफरेंस आती है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस प्लांट सेल में पेरीफेरी में है, किसी कोने में है,
और एनिमल्स में सेंटर में है, बीच में। ठीक है, तो देखो पी से प्लांट सेल, पी से सेल वॉल भी प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पी से पेरिफेरी में है। तो यहाँ पे पी की रेपिटेशन ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which organelle is responsible for protein synthesis? प्रोटीन कौन सी ऑर्गेनली बनाती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी न्यूक्लियस या डी गोल्जी एपरेटस। तो आंसर है ऑप्शन बी राइबोसोम। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which organelle is also known as suicide bag? तो suicide bag कौन कहलाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या गोल्गी एपरेटस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। आंसर ए लाइसोसोम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। What is the primary function of the nucleus? प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, प्राइमरी मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है, क्या कार्य, मुख्य कार्य क्या है न्यूक्लियस का? ऑप्शंस है एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोर जेनेटिक मटेरियल या डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? वो करता है स्टोर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? हमारा डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, वो स्टोर होता है किसी भी न्यूक्लियस में। अब क्वेश्चन नंबर 7। Which organelle is responsible for photosynthesis in plant cells? कौन सी ऑर्गेनेली फोटोसिंथेसिस करवाती है प्लांट सेल में? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप में जैसे प्लांट में क्या करता है, खाना बनता है। ठीक है, तो क्या है, कौन सी ऑर्गेनेली है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो देखो, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है। मतलब सपोज करो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये सॉइल। अब क्या है, हम प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। प्लांट यही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जो पानी प्लांट को दिया जाता है वो लेता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपना खाना बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। प्लांट क्या करता है? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी ऑर्गेनेली ये फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट सेल्स में? ऑप्शंस हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या राइबोसोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। किचन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? इसी कारण, क्योंकि इससे मतलब ये जो ऑर्गेनेली है यही जो ऑर्गेनेली है वो खाना बना रही है। क्यों? क्लोरोप्लास्ट जो है वो किचन ऑफ द सेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is not a function of Golgi apparatus? ऑप्शंस है मॉडिफाइंग प्रोटीन, सॉर्टिंग प्रोटीन, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन या पैकेजिंग प्रोटीन। कौन सा गोल्जी का फंक्शन नहीं है? तो देखो, मैंने बात करी थी सेल है, सेल में न्यूक्लियस के पास ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब सपोज करो मेरी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन बना कौन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे बनेगा सपोज करो प्रोटीन, या सपोज करो मेरी मेम्ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये क्या होगा, जो गोल्गी होगा वो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट पकड़कर यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। यही बात हुई थी। क्या करता है, बहुत अच्छे से पैक वगैरह करके फिर उसको ऐसे ट्रांसफर करके आता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है गोल्गी। तो क्या काम नहीं है? क्या वो प्रोटीन को मॉडिफाई नहीं करेगा? नहीं, वो बिल्कुल मॉडिफाई करता है। सपोज करो जो प्रोटीन है वो ऐसा बना था, तो उसका क्या हुआ, ऐसे कुछ मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई मतलब बदलाव, कुछ चेंजेस। प्रोटीन ऐसा दिखता था, कुछ ऐड कर दिया,
उस पे तो कुछ चेंज ला गया ना। अगर मैं इस पे, ठीक है, इस पेन का सपोज करो इस वाले पे इसका ढक्कन ऐसे लगा दूं तो कुछ बदलाव हो गया ना, इसमें कुछ मॉडिफाई हो गया। वैसे ही क्या है, जो गोल्गी है वो भी ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस कर देता है। पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। सॉर्टिंग प्रोटीन, भाई ये प्रोटीन मुझे यहाँ भेजना है, ये प्रोटीन यहाँ भेजना है, ये प्रोटीन यहाँ भेजना है, ये काम भी गोल्गी का है। जैसे है ना पोस्टमैन करते हैं, ये चीज यहाँ पे, ये चीज वहां पे, तो ये काम भी गोल्गी तो करता है। सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स और पैकेजिंग प्रोटीन्स, मैंने कहा था कि प्रोटीन्स को बहुत अच्छे से पैक करके फिर देके आता है, तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स का भी काम ये करता है। तो नॉट अ फंक्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन को बनाना काम गोल्गी का नहीं है, किसका है, राइबोसोम का। या किसका काम है, आरईआर का। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है। जब उसके ऊपर राइबोसोम बैठा तभी वो बना पा रहा है, तभी मेन काम किसका हुआ, राइबोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which organelle is responsible for detoxifying harmful substances? ऑप्शंस हैं ए पेरोक्सिसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी गोल्गी एपैरेटस। कौन सा ऐसी ऑर्गेनेली है, कौन सी कोशिकांग है जो क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सारे टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, खत्म करती है। कौन करता है ये, तो ऑप्शंस है पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरोक्सिसोम। हमने एक और चीज पढ़ी है, एक और चीज है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। कौन करता है, लिवर के SER। तो अगर या तो लिवर के SER ऑप्शन होता है यहाँ पे, या पेरोक्सिसोम, दोनों से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरोक्सिसोम भी एक ऑर्गेनेली होती है जिसका मेन काम यही होता है। जैसे सेंट्रोसोम का एक मेन काम होता है क्या, सेल डिवीजन। पेरोक्सिसोम का क्या काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SCR का काम क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं। जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन था कि SER का फंक्शन क्या है। ऑप्शंस है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन या बोथ बी एंड सी। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो RER का फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। हाँ, लिपिड सिंथेसिस SCR का है और डिटॉक्सिफिकेशन भी SCR का है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। What is the main component of the cell membrane? सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट क्या है, तो देखो जो सेल मेम्ब्रेन है इसका दूसरा नाम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेनली 3 चीजों से बनती है। कौन कौन सी, फॉस्फोलिपिड, इसकी भी क्या बायलेयर यानी 2 लेयर होती हैं, इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। पर इन तीनों में से भी मेन चीज जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड की बायलेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अगेन, फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12। Which of the following is a double membrane bound organelle? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस या राइबोसोम। देखो लाइसोसोम के पास एक मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी एपैरेटस के पास भी एक ही मेम्ब्रेन होती है, और राइबोसोम के पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो 2 मेम्ब्रेन किसके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और भी 2 हैं, कौन से, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। इन सब के पास डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organelle is responsible for modifying, sorting and packaging protein? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, गोल्गी एपैरेटस। इनडायरेक्टली वही है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज which of the following is not a part of cytoskeleton? Not a part of cytoskeleton. साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी में भी बोन्स ने स्केलेटन बनाया हुआ है। तो स्केलेटन क्या करता है, हमारे को एक फिक्स्ड शेप देता है, ठीक है। और वैसे ही एक सेल का भी स्केलेटन होता है, ठीक है। सेल को भी एक प्रॉपर शेप वगैरह देने में हेल्प करी है इसने।
और साइटोस्केलेटन में तीन चीजें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। और बात हो रही है कि कौन सा पार्ट नहीं है साइटोस्केलेटन का, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में कि वो साइटोस्केलेटन का पार्ट नहीं है। तो ये तीनों साइटोस्केलेटन के पार्ट हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which organelle is involved in the synthesis of ribosomal RNA या rRNA? rRNA की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल RNA, ठीक है, इस R का मतलब है राइबोसोमल। तो कौन सी ऑर्गेनेली राइबोसोमल RNA बना रही है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम या गोल्जी एपरेटस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियोलस। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोलस ना होता, कुछ और होता तो न्यूक्लियस होता, बट टू बी वेरी प्रिसाइज न्यूक्लियोलस ही एग्जैक्ट आंसर है जो क्या करता है, rRNA की फॉर्मेशन कर। तो अगर बहुत प्रिसाइज पूछा जाए तो आंसर क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस, जो कि एक एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम या न्यूक्लियस? तो हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, एक और पॉइंट ऐड कर लो, ये एक सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनेली है, ठीक है। जैसे राइबोसोम छोटी सी गोल जैसी सी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया गोल ना होकर ऐसी सी ऑर्गेनेली है, शेप उसका ऐसे सॉसेज शेप्ड है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियस के पास भी दो मेम्ब्रेन्स है, तो सिंगल मेम्ब्रेन किसके पास हुई? ऑप्शन सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो चीजों को अंदर बाहर कंट्रोल करती है कि अंदर आना है या नहीं, बाहर जाना है कि नहीं? ये सी और डी ऑप्शंस ऊपर लिख देते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो अब आपके ऑप्शंस हुए सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। ये एक सेल है, इसकी कौन सी ऐसी चीज है जो अंदर आना, एंट्री या एग्जिट चीजों का कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर है बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये क्या होती है, ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Which organelle is responsible for the synthesis of lipids and steroid? कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करवाती है? ऑप्शंस हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड, हार्मोन्स वगैरह इन सबकी कौन सिंथेसिस करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ सिर्फ एक ही चीज की करता है, प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is a function of vacuoles in plant cells? Vacuoles का क्या फंक्शन है प्लांट सेल्स में? ऑप्शंस है, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस या डिटॉक्सिफिकेशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो वैक्यूल है न्यूट्रिएंट्स का, पानी का, खाने का स्टोर करके रखता है और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखता है प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो ये जो 19th क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सेल से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सारी सेल ऑर्गेनेलीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी इंपॉर्टेंट है। सेल का बेसिक तो डेफिनेशन आपको पता ही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। तो यहाँ हमारा जो सेल वाला पोर्शन है वो खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक।